बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 8 एनर्जी का, वो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 83 पे है। और इसके साथ हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सो एनर्जी रिसोर्सेज उन्हें कहा जाता है जहाँ से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। एनर्जी ऑब्टेन करने के जो ज़राए होते हैं उनको एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है। एनर्जी रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं विच रन आउट इन नेक्स्ट 200 ईयर्स। मीन्स के ये वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत जल्द ख़त्म हो सकते हैं। इनको हम एक दफ़ा जब यूज़ कर लें तो दोबारा से वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होते, उसको हम दोबारा से नहीं इस्तेमाल कर सकते। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जो हमारे पास एग्जांपल है वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास आती हैं कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। कोयला जो हम इस्तेमाल करते हैं, ऑयल का जो हम यूज़ करते हैं जो नेचुरल ऑयल है, एंड इसके अलावा नेचुरल गैस जो हम यूज़ करते हैं घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये सब जो हैं ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब ये फॉसिल फ्यूल्स आए कहाँ से हमारे पास? ये हमारे पास आए हैं अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद आए, जब रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो एनिमल्स और प्लांट्स की मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डेथ हो चुकी थी, वो बरिड हो गए थे अर्थ क्रस्ट के अंदर, ज़मीन के अंदर दफन हो चुके थे। तो उसके बाद हज़ारों साल गुजरने के बाद जब डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हुए, बैक्टीरियल रिएक्शन, फंगल रिएक्शन, तो उन रिएक्शंस की वजह से जो एनिमल्स और प्लांट्स के जो रिमेन्स थे वो कन्वर्ट हो गए। कुछ से कोल बन गया, किसी से ऑयल बन गया और किसी से नेचुरल गैस बन गई, जिसे हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स कैसे आते हैं? फ्रॉम रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं when they were buried under the earth crust and about millions of years ago, ये buried हुए और उसके बाद हज़ारों साल गुजरने के बाद हमारे पास इनसे बना फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स की एडवांटेजेस हमारे पास हैं कि लॉट ऑफ स्टोर्ड केमिकल एनर्जी, इनमें बहुत लार्ज अमाउंट में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और इनकी जब हम बर्निंग करते हैं तो वो स्टोर्ड एनर्जी रिलीज़ होती है हीट एनर्जी के फॉर्म में। एंड दे कैन बी मूव्ड ईजिली हम मूव कर सकते हैं इसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। एंड दे कैन बी यूज्ड एनीवेयर, इसका इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है। जबकि एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, कि दे प्रोड्यूस वेस्ट गैसेस। जब इनकी हम बर्निंग करते हैं हीट एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, तो उसके साथ साथ कुछ वेस्ट गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। एंड दे टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स, इनके बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक मोर, इसलिए मज़ीद फॉसिल फ्यूल्स बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इनके बनाने में हज़ारों साल लग जाते हैं। अब फॉसिल फ्यूल की जब हम बर्निंग करते हैं तो उससे एनर्जी तो हम ऑब्टेन करते हैं, हीट एनर्जी, जिसको हम इस्तेमाल में लाते हैं, जो यूज़फुल भी होती है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पे डिसएडवांटेजेस में हमने पढ़ा कि दे प्रोड्यूस वेस्ट गैसेस। तो उस वेस्ट गैसेस में एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस करती हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? आपकी बुक के पेज नंबर 83 पे ये डायग्राम बनी हुई है। यहाँ से आप देखें कि ये अर्थ है, अर्थ पे फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और इसके अलावा भी प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, और डिफरेंट ज़रिए से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन होती है। फॉसिल फ्यूल्स इनमें से एक जो है सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है तो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसके अराउंड, अर्थ के अराउंड एक लेयर बना लेती है। फॉर एग्जांपल ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है। अब ये क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर, कि सन से जो हीट आती है ज़मीन की तरफ, उसे ये अंदर तो आने देती है अर्थ की तरफ, लेकिन वापस अर्थ से स्पेस की तरफ ये हीट नहीं जाने देती ये लेयर। उससे क्या होता है कि हीट एनर्जी जो है, जो हीट के आ रही है सन से, वो अर्थ के अंदर ही रहती है, ट्रैप हो जाती है वहाँ पे, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इससे क्या हो रहा है, ग्लोब फॉर एग्जांपल, ये जो ग्लोब है ये वार्म अप हो रहा है हीट की वजह से, हीट एनर्जी की वजह से गर्म हो रहा है, इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इफेक्ट शो कर रहा है कि हीट को अंदर आने देता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता, इस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिजल्ट में आता है हमारे पास, जो कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना है, जो होता है, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग दैट अकर्स ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट।
नाउ इन पावर स्टेशंस, फैक्ट्रीज और गाड़ियों वगैरह में जो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनकी बर्निंग के से हमारे पास कुछ डिफरेंट और भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, लाइक सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स होते हैं, डिफरेंट ये गैसेस ही हैं। ये गैसेस जब वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन होती हैं, फॉर एग्जांपल रेन वाटर के साथ जब इनकी कम्बिनेशन होती है तो ये एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये एसिड और रेन वाटर जब मिक्स होता है तो इसको हम एसिडिक रेन कहते हैं या एसिड रेन कहते हैं। ये जो रेन होती है ये डिस्ट्रक्टिव भी होती है, इससे डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स होती हैं, लाइक ये डैमेज करती है, ट्रीज़ को डैमेज करती है, बिल्डिंग्स को डैमेज करती है, जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं डिफरेंट उसको डैमेज कॉज करती है, जिससे ओवरऑल बिल्डिंग भी अफेक्ट होती है। कोरोड मेटल वर्क, कोरोड मीन्स जंग लग जाता है मेटल का। अगर कोई भी मेटल वर्क होता है उसके ऊपर एसिड रेन जब आती है तो उससे क्या होता है, वो मेटल जो होता है वो उसको जंग लग जाता है, वो कोरोड कर जाता है। इसके अलावा दे पोल्यूट लेक्स रिवर्स, लेक्स रिवर्स वगैरह दरिया के पानी में जब ये एसिड रेन शामिल होता है तो एसिड रेन क्या है, इसकी एसिडिटी है, एसिडिक नेचर का होता है। ये जब वो वाटर में शामिल होता है रेन रिवर्स या लेक्स के वाटर में, तो ये उसको पोल्यूट कर देता है क्योंकि इसमें एसिड शामिल है और वो एसिड फिर लेक्स और रिवर्स के वाटर में भी ऐड हो जाते हैं। एंड दे किल वाटर बॉडीज़। अब उन रिवर्स या लेक्स में अगर कोई वाटर बॉडीज़ मीन्स पानी में रहने वाले पौधे या जानवर, उनको वाटर बॉडीज़ कहा जाता है। जब ये एसिड रेन उस पानी में शामिल होती है जिस पानी में प्लांट्स या एनिमल्स रह रहे हैं, तो उससे उनको भी खतरा होता है, वो भी किल हो सकते हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, दैट्स ऑन पेज नंबर 93। क्वेश्चन इज हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है जिसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हीट में और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिफरेंस के लिए हम एक साइड पे हीट लेंगे, एक साइड पे टेम्परेचर। सो हीट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट एनर्जी की वो फॉर्म है जो कि हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। एंड टेम्परेचर किसे हम कहते हैं, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, इट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। कि कितना कोई भी बॉडी कितने डिग्री उसमें वो हॉट है या कोल्ड है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें एनर्जी, हीट क्या एनर्जी की फॉर्म है। हॉट बॉडी में जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है वो हाई होता है, उसका टेम्परेचर हाई होता है, और जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर लो होता है। तो ये हीट एनर्जी हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। सो आज का आपका होमवर्क है, रीड द टॉपिक ऑन पेज 83 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, राइट एंड लर्न एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।